Hello everyone and welcome to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. हम पढ़ रहे हैं रीजनल एनाटॉमी, किताब का नाम है बीडी चौरासिया और आज जो मॉड्यूल स्टार्ट करने लगा हूं दैट इज द मॉड्यूल ऑफ थॉरेक्स. ठीक है, थॉरेक्स की पूरी एनाटॉमी डिस्कस करेंगे और थॉरेक्स की जो एनाटॉमी है बीडी चौरासिया में इफ यू लुक एट इट सो देयर आर अराउंड 10 चैप्टर्स. चैप्टर 12 से ये मामला शुरू होता है, इट गोज अप टिल चैप्टर नंबर 21. वन बाय वन हम हर चैप्टर पे वीडियो बनाएंगे जैसे मैं तमाम रीजन्स के लिए करता हूं. आज की जो वीडियो है दैट विल फोकस ऑन इंट्रोडक्शन टू द थॉरेक्स. ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्वियसली हम बोन्स एंड जॉइंट्स पढ़ेंगे, वॉल्स ऑफ थॉरेक्स एंड ऑल दीज टॉपिक्स. बट लेट अस नाउ स्टार्ट द इंट्रोडक्टरी चैप्टर व्हिच विल टेल यू अबाउट कि बेसिक बातें थॉरेक्स में क्या है, सरफेस लैंडमार्क्स कौन से हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें. सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू थॉरेक्स. ओके, अच्छा जी, अब थॉरेक्स जो है दैट लैटिन में the word used for thorax is the chest. It forms the upper part of the trunk of the body. Obviously you know कि thorax जो है body का upper part है, this rib वाला area is the thorax and it not only permits the boarding and lodging. That's a nice word, boarding and lodging, जैसे hotels वगैरह में use करते हैं ना, boarding and lodging. So इसी तरह यहाँ पे thorax boarding and lodging area है किस चीज के लिए? तमाम thoracic viscera के लिए. अच्छा, thoracic viscera में क्या चीजें हैं? Vital organs हैं. thorax एक तो house करता है आपके lungs को and it also houses your heart, यानी something which is extremely important for respiration, lungs, and something which is very important for circulation throughout the body, the pump of your body, heart. So lungs और heart दोनों ही housed होते हैं आपके thorax में. So that's pretty important part of your body. Okay, और जो पूरा body का torso है एक डायफ्राम के जरिए ये डिवाइड होता है अपर पार्ट में जो कि थॉरेक्स है, डायफ्राम के ऊपर का एरिया और डायफ्राम के नीचे का जो एरिया है दैट इज द एब्डोमेन. ठीक है, सो डायफ्राम एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए. अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क्स हैं जो थोरैसिक रीजन में हैं दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड. द फर्स्ट वन ऑफ देम इज द सुप्रास्टर्नल और जुगुलर नॉच. के पहले भी हमने पढ़ा है जब मैं आपको क्लैविकल और ये सब अपर लिम्ब पढ़ा रहा था, तो वी टॉक्ड अबाउट सुप्रास्टर्नल नॉच. एक दफा दोबारा देखते हैं कि व्हाट इज सुप्रास्टर्नल नॉच. इट इज फेल्ट जस्ट अबव द superior border of the Manibrio. So if you look at this bony diagram जिसमें पूरा केज बताया हुआ है चेस्ट का, so this part you know is the Manibrio. ये पूरा Manibrio है. ठीक है, अच्छा, अब इस Manibrio का जो सुपीरियर बॉर्डर है यानी ये वाली जगह, दैट सुपीरियर एरिया इज कॉल्ड जुगुलर नॉच या सुप्रास्टर्नल नॉच. ठीक है, सो इट इज फेल्ट जस्ट अबव द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द Manibrio between the external ends of the clavicle. अब obviously यहाँ पे एक साइड से एक clavicle आ रही होती है, दूसरी साइड से दूसरी clavicle आ रही होती है, and then this is the area which is called jugular notch. And actually आप यहाँ पे finger लगा के jugular notch वाले area में you can palpate the trachea. Okay, so trachea can be palpated in this notch. So that's pretty important thing. Then ये बहुत important landmark है, हमने पहले भी discuss किया है, external angle of Louis. It is felt as a transverse ridge about 5 centimeter below the suprasternal. Now this is the suprasternal notch, तकरीबन 5 centimeter. Let me rub this all. Again, this is the suprasternal notch. इससे तकरीबन 4 to 5 centimeter आप नीचे चले जाएं तो यहाँ पे ये जो junction है, junction of what? Junction of the Manibrio with the body of the sternum. So ये वाला junction कहलाता है external angle of Louis. ठीक है, now This is also called the Manibrio sternal joint क्योंकि ऊपर Manibrio है, नीचे body of sternum है, so this is called Manibrio sternal joint. अच्छा, ये जो Manibrio sternal joint कह लें इसको या इसको sternal angle of Louis कह लें, that's a very important bony landmark. ये मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं? Why is this very important bony landmark? Reason उसका ये है क्योंकि इस बोनी लैंडमार्क पर बहुत सारे एनाटॉमिकल फीचर्स हैं जो आपको याद रखने और एग्जाम में पूछे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये जो एरिया है, दिस एरिया से नीचे रिब्स काउंट की जाती हैं. व्हाट डज दैट मीन? द रिब्स आर काउंटेड फ्रॉम दिस लेवल डाउनवर्ड्स. सेकंड कोस्टल कार्टिलेज इज एट द लेवल ऑफ द एंगल ऑफ Louis. अब देखो, ये जो एंगल है जिसको हमने एक्सटर्नल एंगल ऑफ लुई कहा है या Manibrio sternal joint कहा है, अगर इसको फील करें दैट इज पैल्पेबल, इसको फील किया जा सकता है. तो लेटरल साइड पे बिल्कुल यहां जो कोस्टल कार्टिलेज होगा दैट इज द सेकंड कोस्टल कार्टिलेज. तो ये आपको नंबर पता लग गया कि दिस इज रिब नंबर 2. अब इससे नीचे आप काउंट करते जाएं 3 4 5 6, यू कैन काउंट इट. इसके अलावा
फ्रंट ऑफ द थॉरेक्स पे रिब्स काउंट करने का कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, डजंट एग्जिस्ट. ओके, सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड. देयर इज नो अदर रिलायबल पॉइंट एंटीरियरली ऑब्वियसली जिससे आप रिब्स काउंट कर सकें. सो इसका तरीका ये होता है कि आप हमेशा ये एंगल लोकेट करते हैं, पैल्पेट करते हैं, यहां पे सेकंड रिब होगी, उससे नीचे आप काउंट करते हैं थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स एंड सेवंथ रिब्स. ओके, सो दिस इज हाउ द रिब्स कैन बी काउंटेड. सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैंने आपको बताया कि ये जो एंगल है इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस है कि इससे बहुत सारी चीजें एनाटॉमिकली लैंडमार्क के तौर पे आप पता कर सकते हैं. सो उसमें से पहला था यू कैन काउंट द रिब्स. ओके, और देखते हैं इस पॉइंट पर क्या क्या अमेजिंग चीजें होती हैं. दिस इज द पॉइंट which marks the plane which separates the superior mediastinum and inferior mediastinum. यानी यहाँ पे again let me erase all this ताकि ये एरिया क्लियर हो जाए. ये वाला एंगल हम बात कर रहे हैं. सो दिस एरिया, इसके ऊपर जितना भी है दैट इज कॉल्ड सुपीरियर मीडियास्टिनम, इसके नीचे जितना भी है दैट इज कॉल्ड इंफीरियर मीडियास्टिनम. सो दिस इज आल्सो अ पॉइंट फॉर डिवाइडिंग द मीडियास्टिनम. सो दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. देन ascending aorta ends here, arch of aorta begins here, and descending aorta begins here. So that's an important cardiovascular landmark as well कि ये एंगल है जिसकी हम बात कर रहे हैं. सो असेंडिंग एओर्टा जब हार्ट से अराइज होती है तो वो इस पॉइंट पे खत्म होती है और बन जाता है आर्च ऑफ एओर्टा, जो शुरू होता है और फिर यूं खत्म होता है, और फिर डिसेंडिंग एओर्टा इसी पॉइंट से शुरू होती है. सो ये वाला जो पॉइंट है दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, डिसेंडिंग एओर्टा यहां से शुरू हो रही है, नीचे जा रही है, आर्च ऑफ एओर्टा यहां से शुरू हो रही है, असेंडिंग एओर्टा यहां पे खत्म हो रही है. सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क फॉर ऑल दीज कार्डियोवास्कुलर पॉइंट. असेंडिंग एओर्टा, arch of aorta and descending aorta. Then trachea divides into two primary bronchi. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से कि आपकी बॉडी में आपको पता है कि द ट्रैकिया इट डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई. तो ये जो राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई हैं ये डिवीजन होता है एट द लेवल ऑफ दिस manibrio sternal joint. Is I guess vein arches over the root of the right lung. Pulmonary trunk divides into two pulmonary arteries just below this level. Thoracic duct यहाँ ड्रेन करती है. कार्डियक प्लेक्सिस इस पॉइंट पे मौजूद होता है. इट ऑल्सो मार्क्स द अपर लिमिट ऑफ द बेस ऑफ द हार्ट. सो ये सारे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स जो हैं वो सबके सब, हु इज द बॉस हियर? द बॉस हियर इज दिस एंगल व्हिच इज कॉल्ड द स्टर्नल एंगल. इससे आप रिब काउंट कर सकते हो, ट्रैकिया डिवाइड होती है, असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा एंड व्हाट नॉट. सो ये पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, बॉस एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं. ठीक है, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट anatomical landmark. Then there is a Ziffy sternal joint. Sternum की ये body है, ये manubrium है, ये Ziffy sternum है. So स्टर्नम की बॉडी और जिफॉइड प्रोसेस के दरमियान जो ज्वाइंट है दैट पर्टिकुलर ज्वाइंट इज कॉल्ड द जिफी स्टर्नल ज्वाइंट. ओके, सो दैट्स द जिफी स्टर्नल ज्वाइंट. और जिफी स्टर्नल ज्वाइंट के इधर और उधर ऑब्वियसली दोनों तरफ कॉस्टल कार्टिलेजेस हैं और उसके नीचे यहाँ पे ये एक कॉस्टल मार्जिन बनता है और यहाँ पे ये एक कॉस्टल मार्जिन बनता है. सो दोनों कॉस्टल मार्जिन के बीच में देयर इज द जिफी स्टर्नल joint. Okay, the costal margin on each side is formed by the 7th to the 10th costal cartilage. यानी ये जो पूरा costal margin बना है इसमें कौन कौन से ribs contribute करती हैं? 7th से लेके 10th तक इसमें ribs contribute करती हैं, right? Okay, so Ziffy sternal joint, important bony landmark, ये बात हमारी हो गई. Then we have costal cartilages. Costal cartilages, obviously ये बात हम कई दफा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी दोबारा देख लेते हैं. और थॉरेक्स में तो ये बात बार बार होगी कि देखें ये जो रिब्स है ना, रिब्स आर बोनी स्ट्रक्चर्स, लेकिन ये जब स्टर्नम पे अटैच होती हैं सो दे अटैच वाया द कार्टिलेज. इनको कहा जाता है कोस्टल कार्टिलेजेस. सो सेकंड कोस्टल कार्टिलेज किस लेवल पे होता है? स्टर्नल एंगल के लेवल पे होता है. सेवेंथ कार्टिलेज बाउंड्स द अपर इंफ्रास्टर्नल एंगल. व्हाट डज दैट मीन? यानी यहां पर ये जो स्टर्नम खत्म हो रही है ये है सेकंड. दिस इज द मैनिब्रियो स्टर्नल ज्वाइंट. सो ये हो गया कोस्टल कार्टिलेज नंबर 2, कोस्टल कार्टिलेज नंबर 3, कोस्टल कार्टिलेज नंबर 4, कोस्टल कार्टिलेज नंबर 5 एंड कोस्टल कार्टिलेज नंबर 6. अब उसके बाद ये 7, 8, 9 ये सारे जो हैं जो एंगल बना रहे हैं, पूरा कोस्टल एंगल बना रहे हैं, कोस्टल मार्जिन बना रहे हैं, वो कार्टिलेज नंबर 7 से मामला स्टार्ट होता है. ठीक है, सो 7 कोस्टल कार्टिलेज से ये बात शुरू होती है. दिस इज व्हाट इज रिटन हियर. देन यू नो रिब्स आर द बोनी स्ट्रक्चर्स. इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से because that forms an important part of the chest wall. ठीक है, thoracic vertebral spines. Now thoracic vertebrae जो हैं, so these for example are the thoracic vertebrae. Obviously they can be palpated and all of them can be palpated and we have a better diagram for example here.
सो नेक रीजन को अगर फॉलो करें, सो एट द बेस ऑफ द नेक देयर इज अ वर्टिब्रल प्रोमिनेंस, वहां से काउंट करना शुरू करें T1 to T12, देयर आर 12 thoracic vertebrae और इन सब की स्पाइन्स दे आर पैल्पेबल, ठीक है, ये स्पाइन्स कैन बी फेल्ट. सो दैट्स द thoracic vertebral spine. The first prominent spine felt at the lower part of the back of the neck is the seventh cervical vertebrae. ये जो vertebrae prominence मैंने आपको बताया था, this vertebrae prominence, that is actually the spine of the seventh cervical vertebrae. इसके नीचे से thoracic spine शुरू हो जाएगा, ठीक है. Below this spine, all the thoracic spine can be palpated along the posterior medial line, यानी बीच में ये फील हो सकते हैं इस median line में, at the posterior side, यानी back of your chest. The third thoracic spine lies at the level of the root of the spine of the scapula. So ये scapula से भी इसको आप trace कर सकते हो. So that's all about the bony landmarks. अब हम बात करते हैं soft tissue landmarks की. Nipple एक important landmark है chest region में. इसकी position usually variable होती है. Obviously females में it quite a lot depends upon the size and the shape of the breast, but usually it is present in the fourth intercostal space in males, about 10 centimeter from the mid-sternal line. And mid-sternal line पे if you go 10 centimeter, so if you look at figure 12.4, that is the diagram, so that in the fourth intercostal space is the position of the nipple. So that's the point where nipple usually lies. Okay, apex beat, heartbeat जो है, it is usually it can be felt, actually it is visible as well as palpable at the fifth intercostal space, 9 centimeter from the mid-sternal line. Okay, and then we have trachea, which is palpable at the suprasternal notch, जो हमने यहाँ पे भी बात की थी कि this is the suprasternal notch, और यहाँ पे trachea can be felt. Okay, अच्छा, अब ये दो तीन इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन एंड स्कैपुलर लाइन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगेन इन लाइंस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स हैं. फॉर एग्जांपल जो मिड क्लेविकुलर लाइन है, लेट अस लुक एट द डायग्राम हियर फर्स्ट. सो से फॉर एग्जांपल दिस इज वन क्लेविकल, दिस इज द अदर. सो ये है मिड क्लेविकुलर लाइन, एक्सिला के फोल्ड के बीच से जो लाइन गुजरती है, दिस वन इट इज द मिड एक्सिलरी लाइन. अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? फॉर एग्जांपल जो मिड क्लेविकुलर लाइन है, it passes one through the mid-inguinal point, also tip of the ninth costal cartilages. Okay, so mid-clavicular line आपको याद रखनी है, mid-axillary line आपको बता दिया, axilla के anterior और posterior folds के बीच में है. Then there is a scapular line. Scapular line ये होती है कि अगर कोई बंदे को आप पीछे से देखें, so जो scapula का we should have a diagram somewhere. So yeah, there is a diagram. So this is scapula. You are looking at the person from the back side. इसका जो inferior angle है scapula का, इससे स्ट्रेट आप वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ कर दें. सो दिस इज कॉल्ड द स्कैपुलर लाइन. ठीक है, सो स्कैपुलर लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन एंड मिड क्लेविकुलर लाइन. सो विद दिस वी आर डन विद द लैंडमार्क्स, बोनी लैंडमार्क्स एज वेल एज सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क्स ऑफ द थॉरैक्स रीजन. अब आइए डिस्कस करते हैं कि थॉरैक्स का स्केलेटन के जनरल प्रिंसिपल्स क्या है. अच्छा, स्केलेटन ऑफ थॉरैक्स का मामला यह है कि ऑब्वियसली एक पूरा डेजिग्नेटेड चैप्टर है, आगे आएगा, जिसमें हम ऑस्टियोलॉजी और जॉइंट्स वगैरह थॉरैक्स का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ कुछ जनरल स्ट्रक्चर्स इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं इस चैप्टर में, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है. तो आइए वो देखते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको स्केलेटन ऑफ थॉरैक्स के पता होने चाहिए. एक तो ये कि थॉरैक्स के स्केलेटन को जनरली ये वर्ड यूज करते हैं थोरासिक केज, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ केज. ये देखें, ये सारी रिब्स है ना, तो रिब्स मिलकर एक पूरा पिंजरा बनाते हैं, केज बनाते हैं. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द थोरासिक केज. सो इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं समझने के लिए. It is an osteocartilaginous elastic cage. हर वर्ड इंपॉर्टेंट है. ऑसियो मतलब इसमें बोन्स हैं, कार्टिलेजिनस मतलब इसमें कार्टिलेज है, इलास्टिक मतलब ये इलास्टिक है, एक्सपैंड हो सकता है और फिर दोबारा से श्रिंक हो सकता है. ठीक है, सो ये जो पूरा केज है, इसमें देखें ये डायग्राम अगर मैं दोबारा दिखाऊं तो ये पीछे से रिब जो आ रही है ये बोन है, इसीलिए ऑसियो, आगे कार्टिलेज है इसीलिए कार्टिलेजिनस, ऑसियो कार्टिलेजिनस. और चूंकि ये रेस्पिरेशन के साथ इसका साइज बड़ा होता है, छोटा होता है, इट कैन एक्चुअली एक्सपैंड एंड काइंड ऑफ श्रिंक, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं इट्स अ इलास्टिक स्ट्रक्चर. ओके, तो ये तमाम वर्ड्स इंपॉर्टेंट है और ये ऐसा इसलिए है ताकि आप रेस्पिरेशन कर सको, बेसिकली इंस्पायरेशन कर सको, हवा अंदर आ सके लंग्स के अंदर, और एक्सपायरेशन कर सको, ताकि यानी जब आपके ये जो रिब केज है, ऑल दिस रिब केज, इसकी मूवमेंट ऐसे होगी कि स्टर्नम फॉरवर्ड मूव करेगा और रिब साइड पे मूव करेंगी, तो अंदर का जो प्रेशर है उसमें चेंजेस होंगे और आपके लंग्स एक्सपैंड
एक्सपैंड करेंगे, जब लंग्स एक्सपैंड करेंगे, सो दिस इज व्हाट वी कॉल इंस्पायरेशन, और फिर जब ये दोबारा रिब्स अपनी जगह पर वापस आएंगी, सो दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। सो बेसिकली इंट्राथोरेसिक जो प्रेशर है वो चेंज होता रहता है इस केज की मूवमेंट की वजह से, इसीलिए इसको बोलते हैं इलास्टिक केज। ओके, और ये नेचर ने डिजाइन इसीलिए ऐसा किया है ताकि आप रेस्पिरेशन कर सकें, ताकि आप सांस ले सकें। ओके, अदरवाइज अगर ये रिजिड होता ना, यानी अगर इस पूरे केज के अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं होती, ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होता, तो बॉस आप रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। सो नेचर ने आपकी बॉडी को डिजाइन किया है ऑन पर्पस। ठीक है, अच्छा, अब इसकी एंटीरियर बाउंड्रीज, पोस्टीरियर बाउंड्रीज ये समझने की, इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपको पूरे स्केलेटन का मार्जिन आगे पीछे से सब पता हो। अच्छा, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल बाउंड्रीज, ये डायग्राम दिखाता हूं, इस पे इजीली बात समझ में आ जाएगी। देखें, सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट डायग्राम टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये साइड व्यू से आप देख रहे हैं केज को, ठीक है, और मैं आपको बता सकता हूं कि दिस इज द फ्रंट रीजन, या दिस इज द एंटीरियर साइड एंड दिस इज द पोस्टीरियर साइड। मुझे ये कैसे पता लगा? एंटीरियर साइड में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पे देखें स्टर्नम है, सो स्टर्नम ऑब्वियसली चेस्ट के फ्रंट पे होती है। सो एंटीरियरली द चेस्ट इज बाउंडेड बाय द स्टर्नम। इस स्टर्नम में ये सारी चीजें आ गई, मैनिब्रियम भी आ गया, बॉडी ऑफ स्टर्नम भी आ गया, ज़ीफी स्टर्नम भी आ गया। So anterior boundary is what? Is sternum. अच्छा, posteriorly क्या मौजूद है? सारे के सारे thoracic vertebrae, thoracic vertebrae, ओके, सारे के सारे thoracic vertebrae posterior boundary है। अब lateral side पे क्या होता है वो इस डायग्राम में आप देख सकते हो। देखो, ये इसका इंटीरियर पार्ट है, पीछे vertebrae हैं जो यहां पर मौजूद है, और बाकी vertebrae नहीं नजर आ रहा है क्योंकि वो sternum के पीछे हैं, लेकिन लेटरल साइड पर दोनों तरफ क्या है? रिब्स। सो यही यहां पर बात लिखी हुई है कि एंटीरियरली इट इज बाउंडेड बाय स्टर्नम। क्या बाउंडेड बाय स्टर्नम होता है? थॉरेक्स। सो एंटीरियरली द थॉरेक्स इज बाउंडेड बाय स्टर्नम, पोस्टीरियरली इट इज बाउंडेड बाय 12 thoracic vertebrae, ऑन ईच साइड लेटरली 12 रिब्स। ठीक है, रिब्स हैं और इनके कार्टिलेजेस हैं। सो इस तरह से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि एंटीरियर बाउंड्री क्या है थॉरेक्स की, पोस्टीरियर बाउंड्री क्या है, और ऑन ईच साइड लेटरल बाउंड्रीज क्या है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो रिब्स है ना, ये इन रिब्स की मैं स्टोरी आपको डायग्राम पे पहले समझा देता हूं और फिर टेक्स्ट पढ़ते हैं। सो लेट मी रब ऑल दिस। देखें, बात ये है कि कुछ रिब्स ऐसी हैं, रिब्स के पहले तो पूरा जनरल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो। देखो बॉस, रिब्स जो है ना वो पीछे वर्टिब्रल कॉलम पे अटैच होती है और फिर फ्रंट तक आती है। फ्रंट पे आके एक कार्टिलेज होता है, वो कार्टिलेज अटैच हो रहा है फिर यहाँ स्टर्नम पे, वो कार्टिलेज अटैच हो रहा है स्टर्नम पे। जो शुरू की 7 रिब्स हैं, एंड इट इज ऑल्सो रिटन हियर, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट upper 7 ribs they articulate with the sternum through their cartilages। अब मैं आपको डायग्राम में ये बात समझाता हूं। देखें, ये if I ask you कि नंबर द रिब्स, तो रिब्स को नंबर करने का तरीका क्या था? ये मैनिब्रियो स्टर्नल जॉइंट, ये रिब नंबर 2 है, ये रिब नंबर 1 है, एंड देन 3 4 5 6 एंड 7, तो ये 7 तक ये रिब्स हैं। सो जो फर्स्ट 7 रिब्स हैं, अगर आप इनको देखो, द फर्स्ट 7 रिब्स दे आर अटैचिंग टू द स्टर्नम ऑन द इंटीरियर साइड। पीछे ये वर्टिब्रल कॉलम पे अटैच होंगे और एंटीरियर साइड पे कार्टिलेज के थ्रू ये अटैच हो रहे हैं स्टर्नम पे। देखें, ये स्टर्नम है, सो दे आर अटैचिंग ऑन द स्टर्नम। चूंकि ये स्टर्नम पे डायरेक्टली अटैच हो रहे हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड, अब इनका नाम है जो आपको याद रखना है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रू रिब्स या वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। देखो, नाम में इसका पूरा मीनिंग हिडन है। वर्टिब्रो क्योंकि बैक साइड से ये रिब कहां अटैच होती है? वर्टिब्रल कॉलम पे, और फ्रंट साइड पे ये कहां अटैच होती है? स्टर्नम पे, इसीलिए इसका नाम है वर्टिब्रो स्टर्नल रिब, इसे ट्रू रिब भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट जो 3 रिब्स हैं, नेक्स्ट 3 रिब्स का क्या मतलब हुआ? 7 रिब्स तो हमने यहां डिस्कस कर ली ना, 7 रिब्स जो स्टर्नम पे अटैच हो रही हैं। अब रिब नंबर 8, रिब नंबर 9 एंड रिब नंबर 10 दे एंड बाय जॉइनिंग द नेक्स्ट हायर कॉस्टल कार्टिलेज, यानी ये आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाते हैं। लुक एट द डायग्राम अगेन। सो 7 रिब्स यहां अटैच हो रहे थे। अब रिब नंबर, ये रिब नंबर 7 की अटैचमेंट थी, ये है रिब नंबर 8, ये है रिब नंबर 9 और ये है रिब नंबर 10। ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं एंड दे आर मेकिंग द कॉस्टल मार्जिन। ठीक है, सो दीज 3 रिब्स अटैच लाइक दिस, और बिल्कुल जो लास्ट 2 रिब्स हैं वो फाइनल 2 रिब्स जो रिब नंबर 11 और रिब नंबर 12 होंगे, रिब नंबर 11 एंड रिब नंबर 12 दे आर फ्लोटिंग, यानी ये पीछे से
पोस्टीरियरली अटैच होते हैं वर्टिब्रल कॉलम पे और फ्रंट पे आके कहीं अटैच नहीं होते, सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड फ्लोरिंग रिब्स और वर्टिब्रल रिब, क्योंकि सिर्फ वर्टिब्री पे अटैच होते हैं इसीलिए वर्टिब्रल रिब्स। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं दोबारा इसको एक दफा रिपीट करना चाहूंगा ताकि आपको ये बात आसानी के साथ बिल्कुल जहन नशीन हो जाए और आप इसमें कोई भी चीज मिक्सअप ना करें, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जामिनर्स अक्सर इसको पूछते हैं। तो टोटल आपके पास रिब्स कितनी है भाई? टोटल रिब्स हैं 12 पेयर्स, ऐसे ही है ना, 12 पेयर्स। अब जो शुरू की 7 रिब्स हैं, मैं बार बार आपको काउंट करना भी सिखा रहा हूं कि दिस इज द एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल पर रिब नंबर 2 होती है, तो ये रिब नंबर 1 होगी, ये रिब नंबर 3 होगी, ये रिब नंबर 4 होगी, ये रिब नंबर 5, रिब नंबर 6 एंड रिब नंबर 7। तो शुरू की जो 7 रिब्स हैं वो पीछे अटैच होंगी वर्टिब्रल कॉलम पे और सामने अटैच होंगी स्टर्नम पे, तो इसीलिए इसको नाम देते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिब्स हैं, रिब नंबर 8, रिब नंबर 9 और रिब नंबर 10, ये पीछे अटैच होती हैं वर्टिब्रल कॉलम पे, लेकिन आगे ये एक दूसरे के कार्टिलेज के साथ अटैच होती हैं, इसीलिए इनको नाम देते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, ठीक है। वर्टिब्रो क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम पे अटैच हो रही हैं, कॉन्ड्रल क्योंकि कार्टिलेजेस आपस में अटैच हो रहे हैं। सो फर्स्ट 7, 1 to 7 are called vertebro sternal ribs, and then 8 to 10 are called vertebrochondral ribs, और जो 11 और 12 है जो इस डायग्राम में नहीं नजर आ रहा है, बट इफ वी लुक एट दिस डायग्राम 11 and 12, रिब नंबर 11 एंड रिब नंबर 12 ये अटैच होते हैं, देखें बैक साइड पे आपके वर्टिब्रल कॉलम के साथ, लेकिन फ्रंट साइड पे दे आर फ्री, दे आर नॉट अटैच्ड एनीवेयर, ओके। सो इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि शुरू की जो 7 रिब्स हैं, यानी रिब नंबर 1 टू रिब नंबर 7, दे आर कॉल्ड ट्रू रिब्स या वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। उसके बाद रिब नंबर 8 से लेके रिब नंबर 10 तक इनका नाम है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, और रिब नंबर 11 और 12 जो हैं दे आर कॉल्ड ओनली वर्टिब्रल रिब्स या फ्लोटिंग रिब्स। और ये जो आखिरी की 5 रिब्स हैं यानी 8 से लेके 12 तक, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स रिब्स, क्योंकि ये बैक साइड पर वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच होते हैं, लाइक हियर दे आर अटैचिंग एट द बैक साइड ऑन द वर्टिब्रल कॉलम, लेकिन फ्रंट पे ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होते। तो चूंकि ये फ्रंट पे स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होते, दे आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स। सो ट्रू रिब्स आर 1 to 7 एंड फॉल्स रिब्स आर 8 to 12। आपको ट्रू और फॉल्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर इन तमाम रिब्स के नाम पता होने चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय वर्टिब्रो स्टर्नल रिब, व्हाट डू वी मीन बाय वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब, एंड व्हाट डू वी मीन बाय ओनली वर्टिब्रल रिब्स, ओके। सो रिमेंबर ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, दे आर प्रीटी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ क्लिनिकली एक इंपॉर्टेंट कोरिलेट यहां मौजूद है कि रिब का जो फ्रैक्चर है दैट इज कॉमन एट द एंगल ऑफ द रिब, ठीक है। ये कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है या कोई डायरेक्ट ट्रॉमा हो सकता है। सो रिब बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होती है, फिर ये पोस्टीरियर से आगे और एक बेंड लेके एंटीरियर साइड पे आती है, तो जो बेंड वाला पॉइंट है विच इज ऑल्सो कॉल्ड द एंगल ऑफ द रिब, इस एंगल पर दिस इज द वीकेस्ट पॉइंट, तो यहां पे फ्रैक्चर कॉमन है, ठीक है। सो इट इज यूजुअली इंजर्ड एट द वीकेस्ट पॉइंट। अच्छा, अब जो ऊपर की 2 रिब्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड रिब, दे आर प्रोटेक्टेड बाय द क्लैविकल, उनके आसपास क्लैविकल मौजूद है, और जो लोअर 2 रिब्स हैं उनमें एंगल है ही नहीं। एंगल इसलिए नहीं है बिकॉज दे आर द फ्लोटिंग रिब्स, ओके। सिंस दे आर द फ्लोटिंग रिब्स, तो वो ऐसे एंटीरियरली टर्न होके आगे आके अटैच नहीं होते, इसीलिए शुरू की 2 रिब्स, यानी इफ यू लुक एट द डायग्राम, तो शुरू की 2 रिब्स, फर्स्ट एंड सेकंड रिब्स, ये यूजुअली फ्रैक्चर नहीं होते, और लास्ट 11 और 12 यूजुअली फ्रैक्चर नहीं होते। बीच की जो रिब्स हैं वो फ्रैक्चर हो सकती हैं इन द ट्रॉमा, ओके ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द शेप ऑफ द थॉरैक्स। देखें थॉरैक्स को, इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ये बीच में एक मसल है विच इज द डायफ्राम, और डायफ्राम के ऊपर का जो पार्ट है दैट इज द थॉरैक्स, डायफ्राम के नीचे का जो पार्ट है दैट इज द एब्डोमेन, एंड दिस इज द नेक रीजन। सो इफ यू लुक एट द थॉरैक्स, बेसिकली ये अपने जो इसका ऊपर का पार्ट है थॉरैक्स का, इट इज रादर नैरो, और जो नीचे का पार्ट है दैट इज रादर ब्रॉड। सो इट इज लाइक एन इन्वर्टेड कोन, ऐसे कोई कोन है, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं ना, तो ऐसे कोन रखा हुआ है, देखें ऊपर से नैरो और नीचे से ब्रॉड। सो दैट इज द यूजुअल शेप ऑफ द थॉरैक्स, ठीक है, अगर आप इसको सामने से देखें। अच्छा, अगर इसका सेक्शन लें, इफ यू टेक अ ट्रांसफर सेक्शन, सो इट इज लाइक अ बीन शेप्ड इन एडल्ट्स यूजुअली, और इन्फेंट्स में इट इज मोर सॉर्ट ऑफ सर्कुलर, ओके।
क्वाड्रुपेड्स में यानी वो एनिमल्स जो 4 पांव जिनके होते हैं, जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, उसमें द शेप इज हार्ट शेप, बट दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न एट द मोमेंट. वी आर रादर मोर कंसर्न अबाउट ह्यूमन एडल्ट्स व्हिच इज अ बीन शेप्ड स्ट्रक्चर. अगर आप इसका सेक्शन लेके देखें और अगर इनफेक्ट्स में देखें तो इट इज मोर सर्कुलर. ठीक है, नाउ लेट्स स्टडी क्या लिखा है. द थॉरैक्स रिजेंबल्स अ ट्रंकेटेड कोन, एक कोन की तरह है, इन्वर्टेड कोन, व्हिच इज नैरो अबव एंड ब्रॉड बिलो, व्हिच इज नैरो अबव एंड ब्रॉड बिलो. ये डायग्राम हमने देखा था, ऊपर से ये नैरो है, नीचे से ये ब्रॉड है. ठीक है, द ब्रॉड लोअर एंड इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द एब्डोमेन बाय द डायफ्राम. जाहिर है एब्डोमेन से इसको सेपरेट करता है डायफ्राम. सो दैट्स ऑल सिंपल टेक्स्ट, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा. और फिर यहां इन्होंने ट्रांसफर सेक्शन में डिफरेंट शेप्स बताई हैं कि एडल्ट्स में इट इज बीन और किडनी शेप्ड, इन्फेंट्स में इट इज रादर मोर सर्कुलर. ठीक है, ये सारी बातें हमने पढ़ ली. नाउ वी विल टॉक अबाउट सम क्लिनिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच इज द हिकअप, जो कि आगे भी हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में जब डायफ्राम की नर्व सप्लाई पढ़ेंगे. लेकिन यहां पे आपको इतना पता हो कि अगर फ्रेनिक नर्व जो डायफ्राम को सप्लाई करती है वो इरिटेट हो, या बॉडी में यूरेमिया हो, हिस्टीरियाज, फ्रेनिक नर्व इरिटेशन, या इवन अपर जीआई अपसेट, थोरैसिक अपसेट भी अगर है, सो बेसिकली डायफ्राम इरिटेट होता है. जब डायफ्राम बार बार इरिटेट होता है, सो इफ यू लुक एट द डायग्राम हियर, सो ये डायफ्राम है, राइट. अगर डायफ्राम बार बार इरिटेट होगा तो व्हाट विल हैपन कि इफ यू इरिटेट एंड एक्साइट डायफ्राम again and again, so it will start contraction and relaxation very quickly. और होता ये बेसिकली जिसको हम हिचकी कहते हैं. ठीक है, so you start feeling hiccups, so वो continuous लग जाता है and it's a problematic thing. आपने मूवी भी देखी होगी वो रानी मुखर्जी and all that. हिचकी is a serious problem if it persists for a long time. Okay, so हिचकी in medical term is known as hiccup. Okay, so remember this important इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे जब हम डायफ्राम डिटेल में पढ़ रहे होंगे. ओके, अच्छा, डायफ्राम का बेसिकली काम क्या है? रेस्पिरेशन के दौरान इट कम्स डाउन, जब ये नीचे आएगा, सो इमेजिन व्हाट विल हैपन. लेट मी रब ऑल दिस and let's talk about, so if the diaphragm is contracted, it comes down, so what will happen कि thorax का size बड़ा हो जाएगा, the size of the thorax will obviously increase. Okay, so ये इसीलिए important muscle है respiration के लिए. अगर हम ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे. एक्चुअली thoracic respiration क्या होती है, abdominal respiration, none of the important topic here because हम इसकी फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे और जब इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे, जब हम अलग अलग डायफ्राम पर बात करेंगे, लंग्स की बात करेंगे, तब ये टॉपिक डिटेल में पढ़ भी लेंगे, समझ में भी आ जाएगा. ठीक है, अच्छा, अब एक ये हेडिंग है सुपीरियर अपर्चर या इनलेट ऑफ द थॉरैक्स. अब देखें, इनलेट का मतलब होता है कि इट इज द पार्ट ऑफ द थॉरैक्स जिसके ऊपर फिर नेक कंटिन्यू करेगी. सो इट इज द नैरो पार्ट, is the upper end of the thorax which is continuous with the neck region. ठीक है, this is called the inlet of the thorax. और अब इस inlet के बारे में आपको क्या, it's very very important aperture basically in your body. So इस अपर्चर से क्या क्या चीजें गुजरती हैं, इसकी एंटीरियर पोस्टीरियर बाउंड्रीज क्या क्या हैं, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है. फॉर एग्जांपल द इनलेट ऑफ द थॉरैक्स, लेट्स हैव अ लुक एट सम डायग्राम. सो फॉर एग्जांपल लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज द नेक रीजन एंड दिस इज द थॉरैक्स रीजन. सो ये वाला जो सारा एरिया होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल द इनलेट ऑफ द थॉरैक्स. ठीक है, सो द इनलेट इज प्रेजेंट एट द अपर पार्ट, और इसी तरह यहां जो लोअर पोर्शन में कम्युनिकेशन होगा एब्डोमेन के साथ, दैट what will be known as outlet of the thorax. So inlet जहां से चीजें thorax के अंदर आ रही हैं, और outlet जहां से thorax से चीजें abdomen में pass on होंगी. So इनलेट के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, सबसे पहले उसकी बाउंड्रीज कि what is the anterior boundary, for example, of the thoracic inlet. So if you consider this as the side view, this is the vertebral column and this is the anterior side. Because this is the vertebral column, that's the posterior side, and the opposite side will obviously be the anterior side. So anteriorly जो inlet है, यानी जो entry है thoracic cavity की, that is the upper border of the manubrium sterni. So this is manubrium, और इसका जो upper border होगा, that is the anterior boundary. ठीक है, posterior boundary क्या है? Posterior boundary is the surface, superior surface of the first thoracic vertebrae. अच्छा, ये important point है, इसको जरा समझ लेंगे यहाँ पे. So
ऐसा नहीं है कि सुपीरियर बॉर्डर ऑफ मैनिब्रियम चूंकि एंटीरियर पॉइंट है तो आप समझें कि शायद बिल्कुल हॉरिजॉन्टली इसको अगर बैकवर्ड ट्रेस करें सो थर्ड वर्टिब्री इसका पोस्टीरियर बॉर्डर होगा, नहीं, फर्स्ट वर्टिब्री इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है, द फर्स्ट वर्टिब्री इज वे अप देयर, दिस इज थोरैसिक वर्टिब्री 1, तो इसका जो सुपीरियर पार्ट है दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द थोरैसिक इनलेट। तो बेसिकली जो थोरैसिक इनलेट है दैट्स अ डायगोनल ओपनिंग, ये देखें डायगोनल ओपनिंग है, यानी इसका जो एंटीरियर पार्ट है वो उसके पोस्टीरियर पार्ट से थोड़ा सा नीचे है, अराउंड 3.7 सेंटीमीटर्स लोअर देन द पोस्टीरियर पार्ट, सो दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, सो इट्स अ टिल्टेड इनलेट। यहां से चीजें थोरैक्स के अंदर आती हैं, ये बात आपको याद रखनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और दोनों साइड्स पर क्या मौजूद है, फर्स्ट रिब विद द कार्टिलेज ऑफ द फर्स्ट रिब। अब फिर मजीद यहां पे ये बात क्लियर की है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि द प्लेन ऑफ द इनलेट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, टिल्ट होता है 45 डिग्रीज पे, द एंटीरियर पार्ट ऑफ द इनलेट इज अ लिटिल बिलो देन द पोस्टीरियर पार्ट। सो अगेन इस डायग्राम को गौर से देखिए, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो थोरैसिक इनलेट है दैट्स इसका प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है, इट्स अ डायगोनली टिल्टेड प्लेन। एंटीरियर जो इसकी बाउंड्री है दैट इज अपर बॉर्डर ऑफ द मैनिब्रियम स्टर्नाई, और पोस्टीरियर जो बाउंड्री है दैट इज द अपर बॉर्डर ऑफ थोरैसिक वर्टिब्री नंबर 1, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके इनलेट की बाउंड्रीज के हवाले से। अच्छा, फिर पार्टीशन एट द इनलेट ऑफ द थोरैक्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट एक मेम्ब्रेन यहां मौजूद होती है उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। The whole inlet, thoracic inlet, is basically divided into right and left halves, okay, with the cleft in between. Each half is covered by a fascia which is known as suprapleural membrane or substance fascia. अब ये मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। So if you look at this diagram for example, तो ये जो पूरा thoracic inlet होगा उसका जाहिर है एक लेफ्ट पार्ट है, उसका एक राइट पार्ट है, and there is a deep fascia. So look at this diagram. This is first rib. First rib is the lateral boundary of the thoracic inlet, और यहाँ पे obviously दूसरी first rib होगी, ये फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्री है और ये अपर बॉर्डर ऑफ द मैनिब्रियम। सो ये पूरा थोरैसिक इनलेट दिखाया हुआ है। आप देख रहे हैं थोरैसिक इनलेट में दोनों साइड्स पर होती है ये मेम्ब्रेन, जो ग्रीन मेम्ब्रेन यहाँ दिखाई है दैट इज कॉल्ड द सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन या सिप्सन्स मेम्ब्रेन। ये एक्चुअली मॉडिफाइड डीप फेशिया है और यहाँ पे मसल्स होते हैं स्केलेटनी मसल्स, उनकी मॉडिफाइड कवरिंग है। सो बेसिकली ये इसका काम ये होता है कि टू प्रोवाइड अ फेशियल कवरिंग, क्योंकि इसके बिल्कुल नीचे लंग्स हैं। अगर ये फेशियल कवरिंग नहीं होगी तो इंस्पायरेशन में जब लंग्स एक्सपैंड होंगे सो होगा ये कि वो लंग ऊपर नेक में आ सकते हैं, द अपर पार्ट ऑफ द लंग कैन गो इनटू द नेक रीजन। तो उसको रोकने के लिए, उसको शील्ड करने के लिए नेचर हैज प्रोवाइडेड यू दिस कवरिंग हियर व्हिच इज कॉल्ड द सुप्राप्लूरल। ये राइट साइड पे भी होती है, लेफ्ट साइड पे भी होती है, दिस इज द लेफ्ट साइड, और इसी तरह ये राइट साइड पर भी यहां होगी। अगर इसको मैं एक और एंगल से आपको दिखाऊं, लुक एट दिस एंगल, सो दिस इज द फर्स्ट रिब और दिस इज द सर्वाइकल 7 वर्टिब्रे और ये है सिप्सन्स फेशिया, ग्रीन लाइन, सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन। और मैंने आपसे क्या कहा, इसके बिल्कुल नीचे क्या चीज होती है, लंग विद द सर्वाइकल प्लेरा। अब जब लंग एक्सपेंड करेंगे, जब इंस्पायरेशन का प्रोसेस होगा, सो जब ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे सो दे विल बी स्टॉप्ड बाय दिस सिप्सन्स फेशिया। अगर ये सिप्सन्स फेशिया नहीं होता सो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि लंग का जो अपर पार्ट है सर्वाइकल प्लूरा के साथ, इट वुड हैव पॉप्ड इनटू द सर्वाइकल रीजन। सो इसको ऊपर आने से रोकने के लिए नेचर हैज प्रोवाइडेड अस दिस मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड आइदर द सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन और द सिप्सन्स फेशिया, ओके। Right. So ये आपको बात पता होनी चाहिए, all the details that I told you about the suprapleural, it partly separates the thorax from the neck. Obviously ये diagram आप देख रहे हैं, ये thoracic region इसके नीचे है, neck region इसके ऊपर है, so it partly separates it. The membrane is triangular in shape. The apex is attached to the tip of the transverse process of the 7th cervical vertebrae. ये diagram मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, 7th cervical vertebrae की transverse process के apex के साथ ये attached है। Morphologically, Simpson's fascia is regarded as the flattened tendon of scalene minimus muscle. ठीक है? So all this I have already told you. It is very important because it provides stability to the structures in the neck region, particularly कि inspiration के दौरान ये लंग का upper part cervical pleura के साथ नेक रीजन में ना आ जाए, ठीक है। सो ये आपको इंपॉर्टेंट बात है जो इनलेट के हवाले से पता होनी चाहिए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग इज कमिंग अप नेक्स्ट कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू द इनलेट ऑफ द थोरैक्स। अब देखो मैं आपको एक डायग्राम दिखाने लगा हूं एंड आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ कि जरा स्ट्रक्चर्स देखिए। सो दैट इज अ ट्रांसफर सेक्शन थ्रू द थोरैसिक इनलेट।
ये first rib है obviously, and this is a thoracic vertebrae, and this is Manibrio sterni. And because we are talking about the inlet, so this is, let's hope that this is the first this is the thoracic vertebrae number 1. okay, लेकिन अगर ये बिल्कुल transverse section horizontal है, then this will be thoracic vertebrae number 3. ये आपको बातें इसलिए समझ में आनी चाहिए because you must understand कि what structures we are looking at. Anyways, this is the manubrium, this is the first rib. okay, और इस section में बहुत important structures हैं. ये सारे structures thoracic inlet से गुजर रहे हैं, neck से गुजर रहे हैं और thorax में जा रहे हैं. देखें center में there is esophagus के सामने there is trachea. So these are important structures. Then lungs are present, right side of the lung, and obviously this is the left side of the lung along with the pleural covering obviously. Then there are a lot of blood vessels. On the left side you see the internal thoracic artery, then you see the left brachiocephalic vein, you see the left common carotid artery, so major vessels. On the right side you see the brachiocephalic artery, the right internal thoracic artery, the right brachiocephalic, so major blood vessels are passing through the inlet. Okay, then we also have the remains of the thymus, that's the thymus tissue here. We also have these sternohyoid and sternothyroid muscles, these muscles are also there. We also have a lot of nerves passing through, for example the vagus nerve, both on the right and the left side, the left phrenic nerve, the sympathetic trunk on both sides, right and left, intercostal arteries superior, the first thoracic nerve. So the point is that the thoracic inlet is such an important opening क्योंकि यहाँ से बहुत सारे structures neck region से pass on हो रहे हैं thoracic region पे. So you must remember कि thoracic inlet कितना important structure है और उससे कितनी important चीजें गुजरती हैं. Also you see on the left side there is a thoracic duct. So this is all then chalked out and written in text here. So what are the viscera which are passing through the inlet? Trachea, esophagus and lungs. What are the large vessels? Brachiocephalic artery on the right side, left common carotid and left subclavian on the left side. Smaller vessels, there are so many. For example, internal thoracic, superior intercostal on the right side, right and left posterior intercostals. There are so many nerves which are passing. There are few muscles which are passing. So these are all very important. This diagram, guys, is an extremely high yield diagram. So you must remember, examiners पूछते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि thoracic inlet से क्या-क्या चीजें गुजरते हैं. It's a very rich diagram, but please spend a few minutes to understand कि thoracic inlet से क्या-क्या चीजें गुजर रही हैं. Very high yield. Okay. अच्छा जी, अब clinical anatomy, एक दो clinical scenarios हैं जो important हैं. Cervical rib is an additional rib which is present in a very small number of population, 0.5% of the subjects. It is a rib attached to C7 vertebrae. ये देखें. In this diagram, this thing is an additional thing which is called the cervical rib. इसकी importance ये है क्योंकि जब cervical rib present होती है, so it may cause some problems. For example, इस rib की वजह से there can be traction on the lower trunk of the brachial plexus, और lower trunk of the brachial plexus जब affected होगा, then there will be a lot of sensory problems along the ulnar border of the forearm. There may be wasting of the small muscles of the hand, which are particularly supplied by segment T1. And this is something it looks like. So this is a normal hand, for example. This is the affecting hand where the small muscles, the interossei and the thenar and the hypothenar muscles, they are wasted just because there is an additional rib which is troubling the lower trunk of the brachial plexus. So cervical rib is an important phenomena जो आपको पता होना चाहिए कि may exist in a very small percentage of individuals. Another important point is that ये जो cervical rib है, this cervical rib may also cause paresthesias, all sort of sensory issues. So whenever a patient comes to you with some sensory problem such as paresthesias on the ulnar border of the forearm, always think about a cervical rib. Get an x-ray done and this will pop up as an additional rib in that person. Now there is another condition which is called coarctation or narrowing of aorta. So what happens basically is, look at this diagram for example. So the aorta is
narrowed here. This is what we call coarctation of aorta. और इस coarctation of aorta को overcome करने के लिए what happens is the intercostal arteries, particularly the posterior intercostal arteries, they get enlarged and tortuous. और ये देखें आप किस तरह से tortuous हुई हुई हैं. इसकी tortuosity की वजह से they press into the rib और rib में indentations और marks बन जाते हैं. So they are obviously very clear on the X-ray. So this is called coarctation of aorta, and the pressure of the enlarged arteries, which are the bypass channels such as the intercostal arteries, they produce characteristic notching on the ribs. Okay, that's an important point. Another important clinical point is thoracic inlet syndrome. Listen, this is important, guys. Two structures arch over the first rib. अब जो first rib है, उस first rib पे से दो important structures गुजरते हैं. There's the subclavian artery and the first thoracic nerve. First rib से ये दोनों structures pass on होते हैं. So this, for example, is the first rib. So here is the subclavian artery. You can see that it is arching over. It is arching over the first rib. This is first rib, and that's the subclavian artery. So दो important structures हैं जो first rib से ऊपर से गुजरते हैं, and those two structures are subclavian artery and first thoracic nerve. Now these structures may be pulled or pressed by cervical rib. Additional अगर ये rib होगी, यहाँ पे देखें ये additional rib है, first rib होगी, so it can be pressed. Both these two structures can be pressed. Therefore, the person may feel either vascular problems if there is only subclavian artery affected, or the person may have only neural problem if only the first thoracic nerve is affected, or the person may have both problems. Okay, vascular symptoms may be there, neural symptoms may be there, or both of the symptoms may be there depending upon कि कितना involvement है subclavian artery का, thoracic nerve का या दोनों का. So cervical rib is a problem. It's pain in the ass, therefore it should be sorted out. Okay, so that's all about the inlet. Very very important. मैं बार बार emphasize कर रहा हूँ कि the inlet is a very important aperture in your body, जिसमें से बहुत सारे important structures गुजर रहे हैं from the neck to the thorax. Okay, अच्छा, अब जो हमने अभी तक हम बात कर रहे थे superior aperture of the thorax की, which is what we called inlet of the thorax. अब हम बात करेंगे thorax का जो inferior aperture है, यानी outlet of the thorax. So let me find a suitable diagram for you जहां हम ये okay, this diagram is fine. So this is the inlet of the thorax, और ये जो नीचे का part होगा that will be the outlet of the thorax. ठीक है, so outlet is present on the inferior side, obviously inlet is present on the superior side. So the inferior aperture is the broad end of the thorax. अभी ऊपर मैंने आपको एक diagram दिखाई थी, it's a little upward. Let's go to this diagram, that particular one. Let's rub this, and यहाँ मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये पूरा thorax जो है, इसका जो ऊपर का part है that's a narrow bit, so this is the inlet, जबकि जो lower part है that's much broader and that is called the outlet. लेकिन outlet का मसला ये है, inlet तो पूरा का पूरा खुला हुआ था, एक partly यहाँ पे एक membrane थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, suprapleural membrane, या it was also called the Simpson's fascia. ठीक है, लेकिन जो इसका आउटलेट है थॉरेक्स का, वो लार्जली कवर्ड है बाय अ मस्कुलो टेंडिनस स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड द डायफ्राम. सो बेसिकली डायफ्राम सेपरेट कर देता है थॉरेक्स को एब्डोमेन से. ओके, लेकिन फिर इसमें ओपनिंग्स होती हैं, अपर्चर्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हमको पढ़ना है. सो it is largely separated from the abdomen by this structure which is called diaphragm. Okay, जिस तरह upper पार्ट की यानी थोरेसिक इनलेट की बाउंड्रीज बताई थी, ऐसे थोरेसिक आउटलेट की भी बाउंड्रीज हैं. एंटीरियरली इट इज बाय द इंफ्रास्टर्नल एंगल बिटवीन द टू कोस्टल मार्जिन्स. दो कोस्टल मार्जिन्स थे. यू रिमेंबर, लेट्स लुक एट द डायग्राम सो दैट यू हैव नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस. वेयर आर द कोस्टल, सो दिस इज द डायग्राम वेयर यू कैन सी दिस इज द कोस्टल मार्जिन. ओके, सो दो कोस्टल मार्जिन्स के बीच में ये जो एरिया है, दिस इज बेसिकली द एंटीरियर पार्ट ऑफ the thoracic outlet. Okay, so this is what is written here. So आपको पढ़ के समझ में आनी चाहिए बात कि बात कहाँ की हो रही है. ठीक है, is the infrasternal angle between the two costal margins. So एक costal margin यहाँ से चल रहा होता है, एक costal margin यहाँ से चल रहा होता है, ये xiphoid process है और यहाँ पे sternum है. So that area is basically the anterior boundary of the thoracic outlet. And posteriorly क्या चीज है, thoracic vertebra कौन सी, number 12, T12. Okay, और each side पर क्या है, costal margin formed by the cartilages of 7 to 12
ribs, costal margin. These are on the lateral sides. Okay. Now, diaphragm है. The outlet is closed by a large musculotendinous structure, which is called the diaphragm, which separates thorax from abdomen. ये बात हमने कई दफा कर ली. Now, that is an important diagram, guys. और again, बहुत important heading. What are the structures passing through the diaphragm? अच्छा, diaphragm से जो structures गुजरते हैं, obviously मैंने आपको बताया कि diaphragm is a connection between, so ये वाली diagram आपको हमेशा सामने रखनी है जब diaphragm, where is that diagram? काफी ऊपर है. Anyways, so ये वाली diagram जो है, देखें, थॉरेक्स और एब्डोमेन के बीच में ये इतना बड़ा सा मसल है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो थॉरेक्स से एब्डोमेन में जाती हैं. वो चीजें कैसे जाती हैं? फॉर एग्जांपल, वेना केवा गुजर रही है, इंफीरियर वेना केवा. सो ऑब्वियसली इस पूरे मसल में जो कि डायफ्राम है, इसमें कुछ होल्स हैं. उन होल्स के थ्रू वो चीजें गुजरती हैं और वो होल्स आपको याद रखने हैं. आइए देखते हैं कि डायफ्राम में कौन कौन सी ओपनिंग्स हैं. डायफ्राम में 3 लार्ज ओपनिंग्स हैं गाइस. इन 3 लार्ज ओपनिंग्स में से बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स गुजरते हैं. यानी पूरे डायफ्राम में अगर मैं आपसे पूछूं ना कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो वो ये है कि आपको 3 लार्ज ओपनिंग्स पता होनी चाहिए डायफ्राम की कौन कौन सी हैं. और फिर बहुत सारी छोटी छोटी ओपनिंग्स भी हैं जिनमें से और स्ट्रक्चर्स भी गुजरते हैं, बट द लार्ज ओपनिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर कॉल्ड द वेना केवल ओपनिंग, दे आर कॉल्ड द एसोफेजियल ओपनिंग एंड दे आर कॉल्ड द एओर्टिक ओपनिंग. और ये टेबल इज अ वेरी हाई यील्ड टेबल फॉर योर एग्जाम्स. चाहे आप अपने स्टेप्स की तैयारी कर रहे हो, यूएसएमएलईज की या एमआरसीपी की या एमबीबीएस की, दैट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टेबल. ओपनिंग्स इन द डायफ्राम. ओके, ये 3 ओपनिंग्स हैं, वेना केवल ओपनिंग, एसोफेजियल ओपनिंग, एओर्टिक ओपनिंग. अब ये जो 3 ओपनिंग्स हैं, पहली ओपनिंग वेना केवल ओपनिंग इज सिचुएटेड एट द लेवल ऑफ थोरैसिक वर्टिब्री नंबर 8, T8, 2 प्लस कर दो T10, 2 प्लस कर दो T12. तो ये तीनों ओपनिंग्स के लेवल्स पता होने चाहिए. इनकी शेप्स यहां पे दी हुई है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बहरहाल याद रख सकते हो तो रख लो. बट स्ट्रक्चर क्या गुजरते हैं वो इंपॉर्टेंट है. तो किस लेवल पर मौजूद है, उसमें से क्या स्ट्रक्चर गुजरता है. अब जाहिर है वेना केवल ओपनिंग है तो वेना केवा तो गुजरेगी ना यार, इंफीरियर वेना केवा. इसके साथ और भी कुछ चीजें गुजरती हैं, राइट फ्रेनिक नर्व एंड लिम्फैटिक्स ऑफ द लिवर. एसोफेजियल ओपनिंग है तो इसमें से एसोफेगस तो गुजरेगा ना बॉस. इसके अलावा वेगल ट्रंक्स हैं और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स हैं. एओर्टिक ओपनिंग है तो एओर्टा तो गुजरेगा ही इसमें से. इसके अलावा थोरैसिक डक्ट एंड एज़ाइगस वेन. ओके, ये काइंड ऑफ एन इंपॉर्टेंट, सम एग्जामिनर्स में आस्क यू कि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेना केवल ओपनिंग बड़ी हो जाती है. जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एसोफेजियल ओपनिंग छोटी हो जाती है. और जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एओर्टिक ओपनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, लुक एट द डायग्राम हियर. दिस इज ऑल डायफ्राम. ये सारा जो पिंकिश ब्राउनिश स्ट्रक्चर है ये डायफ्राम है, ये उसका टेंडन है, ये मसल पार्ट है, ये टेंडन पार्ट है. टेंडन पार्ट के अंदर जो ओपनिंग है वो है वेना केवल ओपनिंग, जिसमें से इंफीरियर वेना केवा गुजर रही है, ऑब्वियसली राइट फ्रेनिक नर्व. सो दैट इज द वेना केवल ओपनिंग. एंड देन दिस ओपनिंग जिसमें से एसोफेगस गुजर रही है, दिस इज इन द राइट क्रस्ट, दिस इज कॉल्ड द एसोफेजियल ओपनिंग. एंड देन मीडियन आर्कुएट लिगामेंट होता है डायफ्राम का, उसमें से गुजरता है एओर्टा. तो ये 3 बड़ी ओपनिंग है. पहली ओपनिंग, दूसरी ओपनिंग और तीसरी बड़ी. 3 लार्ज ओपनिंग्स हैं. इसके अलावा स्मॉलर ओपनिंग्स भी हैं. फॉर एग्जांपल सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स हैं, ये पियर्स करती हैं डायफ्राम को और नीचे चली जाती हैं. सो there are some smaller openings as well, but do not miss this table. This is an extremely important table. Okay, and there are so many small openings. For example, superior epigastric arteries गुजरती हैं, musculophrenic artery गुजरती है, intercostal vessels गुजरती हैं, subcostal vessels गुजरती हैं. ये directly pierce करती हैं diaphragm को. Okay, so that अच्छा, ये डायग्राम है भी बड़ी मजेदार डायग्राम, क्योंकि इसमें आपको बाउंड्रीज दिख रही हैं. देखो, ये जिफॉइड प्रोसेस वाला पार्ट होगा एंटीरियर बाउंड्री, ये T12 वाला पार्ट होगा पोस्टीरियर बाउंड्री, और लेटरल साइड पे क्या है 7 से लेके 12 तक जो कोस्टल मार्जिन बन रहा है, रिब्स. सो एंटीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री एंड लेटरल बाउंड्रीज. और कौन कौन सी ओपनिंग्स हैं, सो दैट इज अबाउट द आउटलेट. सो थॉरेक्स में बेसिकली दोबारा मैं ऊपर चलना हूं यार, बार बार ऊपर आना पड़ रहा है, बट एनीवेज दिस इज एन इंपॉर्टेंट डायग्राम. सो हम बार बार इस तरफ आते हैं. सो ये जो थॉरेक्स है, हम बात कर रहे हैं थॉरेक्स का इनलेट ये रहा, इसकी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए. थॉरेक्स का आउटलेट ये रहा, इसकी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए. इनलेट में से क्या क्या चीजें आ रही हैं, आउटलेट में से क्या क्या चीजें जा रही हैं, ओपनिंग्स कौन कौन सी हैं, किस लेवल पर हैं, और थॉरेक्स के कंटेंट्स क्या हैं. ये तो था इंट्रोडक्टरी चैप्टर जो यहां पे खत्म हुआ. कुछ एक आध लास्ट हेडिंग है जो पढ़ लेते हैं तेजी से. सम फैक्ट्स टू रिमेंबर, ये सारी बातें हम कर चुके हैं, बट दैट्स काइंड ऑफ अ रीकैप. थोरेसिक कैविटी हाउसेस
a heart and lungs in the pleura. ठीक है जी, हमें पता है कि thorax में क्या क्या चीजें हैं. Ribs may be present in relation to the cervical rib. अगर होगी तो प्रॉब्लम होगा. The cervical rib may give symptoms. Okay, ribs are weak at their angles. शुरू की दो ribs, आखिर की दो ribs फ्रैक्चर के चांसेस कम, बाकी ribs फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा. बताई थी ना ये बात आपको. एपेक्स बीट कहां होती है? एपेक्स बीट आपको पता होनी चाहिए कि फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे होती है. सेकंड कोस्टल कार्टिलेज या मैनिब्रियो स्टर्नल एंगल या एंगल ऑफ लुई. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जहां पे बहुत कुछ हो रहा होता है. ये पढ़ाया था ऊपर, वीडियो को देख लीजिए. फर्स्ट 7 रिब्स आर द ट्रू रिब्स. उसके बाद जितनी रिब्स हैं वो फॉल्स रिब्स हैं. फिर रिब्स के नाम भी आपको बताए थे. और 11th और 12 रिब्स तो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं जो फ्रंट तक पहुंचती ही नहीं है. सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. एक क्लिनिकल प्रॉब्लम दिया है, पढ़ते हैं. अ यंग एडल्ट सफरिंग फ्रॉम chronic anemia was asked to get sternal puncture, and it was done to find out reasons for anemia. Now, why is sternal puncture or what is sternal puncture or bone marrow biopsy? क्लासिफाई द बोन्स अकॉर्डिंग टू द शेप. देखिए बॉस, बायोप्सी तो ये होती है, एक्सटर्नल पंक्चर ये होता है कि यू गो डीप डाउन टू द बोन मैरो और वहां से आप एक पिंच निकालते हैं ताकि आप स्ट्रक्चर्स को पढ़ सकें. कौन कौन से सेल्स हैं, सेल्स ठीक भी हैं या नहीं है, उनकी क्वांटिटी ठीक है, उनकी मॉर्फोलॉजी ठीक है. सो पंक्चर इसलिए किया जाता है. दिस इज कॉल्ड बोन मैरो बायोप्सी. अच्छा, बोन्स की क्लासिफिकेशन, यार ये तो मैंने जनरल एनाटॉमी में तबीयत से पढ़ा है, तो ये लिंक दे रहा हूं, इस वीडियो को देख लें कि बोन्स को शेप की बुनियाद पर, उनके फंक्शंस की बुनियाद पर किस किस तरह बोन्स को हम क्लासिफाई करते हैं. ये रहा लिंक, पढ़ते रहो यार, इस चैप्टर को देखते रहो तो इस सवाल का जवाब मिल जाएगा. That's all about the introduction to thorax. मैंने आपको बताया कि thorax में टोटल 10 चैप्टर्स हैं. आज हमने कर लिया चैप्टर नंबर 1. आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर.